बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है एंटी टेस्ट क्लास का लिए लेक्चर है, यूनिट नंबर 9 है, एलिमेंट्स ऑफ सी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके पास एमसीक्यूज़ बेस आपकी लर्निंग है। जिस तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें टेस्ट आते हैं, उस तरीके से ये एमसीक्यूज़ बने हुए हैं और होपफुली कि आपके लिए लर्निंग के लिए काफ़ी जो है ना ये फ्रूटफुल साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है, आप सब लोगों को पता है कि जो आइडेंटिफायर होता है वो हमारे पास क्या है, ऐसे नेम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, कोई लेबल्स हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्या है, सही आंसर है इसका कि हमारे पास जो है ना सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास दीज आर द नेम्स दैट वी यूज़ फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, फंक्शंस, अरेज इट्सेट्रा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है ना आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एमसीक्यूज नंबर 2। और एमसीक्यूज नंबर 2 में हमारे पास जो है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आप आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है? टू सम कभी भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कि उससे ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है कि आइडेंटिफायर का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है ना, ये हमारे पास गलत है। टोटल अंडरस्कोर मार्क्स हैं, तो ये अंडरस्कोर अलाउ है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। फ्लोट आप सब लोगों को पता है ये कीवर्ड है, ये एक आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, वैलिड आइडेंटिफायर। और उसके बाद जो हमारे पास जो है एवरेज है, एवरेज यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो ये आपका परसेंटेज सिंबल है ये स्पेशल सिंबल है, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर या वैलिड वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो है ना करेक्ट ऑप्शन टोटल मार्क्स हैं, ये एक वेरिएबल का जो नेम है आइडेंटिफायर, ये सही आइडेंटिफायर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है विच करेक्टर इज अलाउड इन आइडेंटिफायर। कौन सा करेक्टर आइडेंटिफायर में हम अलाउ है? ये स्पेशल सिंबल है, एट द रेट ये अलाउ नहीं है, हैश का सिंबल है ये अलाउ नहीं है, अंडरस्कोर है ये अलाउ है। ठीक है ना, ओनली स्पेशल सिंबल दैट इज अलाउड इन इन आइडेंटिफायर, वो हमारे पास अंडरस्कोर है। ये परसेंटेज का सिंबल है, ये अलाउ नहीं है। तो हमारे पास अंडरस्कोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, जो एक वैल्यू आइडेंटिफायर के नेम में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर इज इनवैलिड। कौन सा इनवैलिड है? अंडरस्कोर काउंट ये इनवैलिड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये इनवैलिड नहीं है। सम वन ये भी इनवैलिड नहीं है, करेक्ट आपके पास आइडेंटिफायर्स हैं। मार्क्स और इसके बीच में देखें स्पेस है, मार्क्स और टोटल के बीच में स्पेसेस अलाउ नहीं होती आइडेंटिफायर्स के नेम के बीच में। यानी आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एक्चुअली आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स में भी हमारे पास यही रूल्स होते हैं कि इसमें स्पेस अलाउ नहीं है, तो ये इनवैलिड है। तो ये ऑप्शन सही है। रिजल्ट है ये भी आपके पास क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो हमने इनवैलिड आइडेंटिफायर को यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस करना है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कैन अ सी आइडेंटिफायर, जो सी का जो आइडेंटिफायर है स्टार्ट विद अ डिजिट? नो, इसको हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। और यस वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। आपके पास क्या है, हम कभी भी ओनली इन फंक्शन, यहाँ पे भी हम फंक्शन में भी, क्योंकि फंक्शन को जब हम फंक्शंस के नेम रखते हैं उसमें भी आपका पहला जो करेक्टर होगा फंक्शन के नेम का, वो कभी भी डिजिट नहीं होगा। अरेज में भी ऐसा नहीं होता। तो ये आपके पास क्या है, कहीं पे भी अलाउ नहीं है स्टार्ट में, ना वेरिएबल्स में, ना अरेज में, ना फंक्शन में, कहीं पे भी आपके पास क्या है, डिजिट से आप इन चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। कौन सा इसमें वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है? और हमारे पास जो है मेन आपके पास क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, वाइल जो है ना आपके पास जो है ना, ये आपका आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है। वाइल हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है। स्टूडेंट नेम ये ओके है, ये वैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर वैल्यू ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। तो ये साथ साथ नीचे जो है ना एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और आप इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। आर आइडेंटिफायर्स इज आर केस इन सी आर केस सेंसिटिव, के जो आइडेंटिफायर्स है केस सेंसिटिव होते हैं। यस, केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जी अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल हमारे पास क्या है कैपिटल ए है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और दूसरा हमारे पास क्या है कैपिटल ए है। ये आपका डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। अपर केस और लोअर केस आपके पास क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे है, सी इज अ केस सेंसिटिव सेट, सो टोटल ये वेरिएबल आइडेंटिफायर और टोटल दे आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट आइडेंटिफायर, ये डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं। ये एक डिफरेंट आइडेंटिफायर है और ये कैपिटल स्मॉल ए डिफरेंट आइडेंटिफायर है, कैपिटल ए भी डिफरेंट आइडेंटिफायर है जो हम यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बच्चों नेक्स्ट मूव करें, उसके बाद है जी व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। मैक्सिमम लेंथ हमारे पास 31 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, जो सिग्निफिकेंट होता है कंपाइलर के लिए। वैसे इसकी जो लेंथ होती है 255 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, लेकिन जो पहले आपके पास 31 कैरेक्टर्स होंगे वो कंपाइलर के लिए सिग्निफिकेंट होंगे। ज़्यादा लंबा नेम नहीं रखना आपने, ज़्यादा लंबा नेम रखेंगे उसको आपने बार बार यूज़ करना होता है, डिक्लेरेशन में यूज़ करेंगे, असाइनमेंट में यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है ना आप एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें मीनिंगफुल और जो है ना स्मॉल आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, आइडेंटिफायर्स का नेम लिखना है, और जो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं तो वो तो आपने बनाने ही नहीं, तो वो तो बिल्ट इन होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं। तो नेम आपने ना कोशिश करना है कि मीनिंगफुल हो और शॉर्ट नेम आपने लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, कौन सा आइडेंटिफायर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते, इंटीजर एक कीवर्ड है, ये भी रिटर्न भी एक कीवर्ड है। हैश डिफाइन आपके पास क्या है, इसको भी नहीं हम यूज कर सकते, ये आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। वैलिड वैल्यू 1 2 3 ये हमारे पास एक वैलिड आइडेंटिफायर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट आइडेंटिफायर इज ट्रू, दे कैन कंटेन स्पेसेस, नहीं स्पेसेस तो बिल्कुल अलाउ नहीं होती, स्पेसेस तो बल्कि समझो इनके लिए बिल्कुल ही आपके लिए अलाउ नहीं होती, बिल्कुल परमिशन नहीं होती स्पेसेस। दे कैन बी कीवर्ड्स, और ये भी आपके पास क्या है आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स को भी आइडेंटिफायर्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। दे यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोग्राम एलिमेंट्स, जो एक प्रोग्राम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ये सही ऑप्शन है, जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शन हो सकते हैं, यूज़र डिफाइंड हो सकते हैं। दे मस्ट स्टार्ट विद अ डिजिट, फिर वो गलती डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, स्पेसेस अलाउ नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा जी, व्हाट आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स बच्चों क्या होते हैं, ये प्री डिफाइंड नेम्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है, और ये पहले से ही आपके बने बनाए आपके पास क्या है एलिमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ प्रिंट एफ है बच्चों, प्रिंट एफ हमारे पास क्या है प्री डिफाइंड, हमारे पास क्या है एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ है। और इस तरह हमारे पास क्या है स्कैन एफ है, तो ये हमारे पास क्या है प्री डिफाइंड है जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी नेक्स्ट, अगर हम देखें इस तरह बहुत सारे फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, CLR SCR ये हम यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास क्या है गेट CH गेट करेक्टर का फंक्शन होता है, ये हम यूज़ करते हैं। मैथ के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो पहले से बने बनाए हैं, जो लाइब्रेरीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो वो हमारे पास क्या है सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, ये प्री डिफाइंड होते हैं, हम नहीं बनाते, हम इनको जस्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। टोटल नहीं, टोटल स्टैंडर्ड नहीं है, टोटल हम खुद जो है ना डिफाइन करते हैं, सम भी हम खुद डिफाइन करते हैं, रिजल्ट भी हम खुद डिफाइन करते हैं, लेकिन जो प्रिंट एफ है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ये हमारे पास क्या है लैंग्वेज हमें देती है, और ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में मौजूद है ये फंक्शन, इसकी डिक्लेरेशन वहाँ पे हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, किसको आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हम, इंट को नहीं यूज़ कर सकते, काउंट को कर सकते हैं, वैल्यू 1 को कर सकते हैं, अंडरस्कोर सम ये आपके पास क्या है आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स आर मेनली डिफाइंड
इन कहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, हेडर फाइल्स में। याद रखिएगा सी लैंग्वेज में 27 हेडर फाइल्स हैं। देयर आर टोटल 27 हेडर फाइल्स, और हर हेडर फाइल्स में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। हेडर फाइल्स के अंदर ये सारे आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर मेनली डिफाइंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड माइक्रो, मैक्रो कौन सा होता है जी, स्टैंडर्ड मैक्रो कौन सा है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, नल जो है ना एक स्टैंडर्ड मैक्रो है। नल इज प्री डिफाइंड मैक्रो प्रोवाइडेड बाय द सी स्टैंडर्ड। ये प्री डिफाइंड हमारे पास क्या है, मैक्रो है जो हमें सी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, विच हेडर फाइल कंटेन्स द प्रिंटफ फंक्शन, सब बच्चों को पता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, स्कैनफ और प्रिंटफ इसमें होता है। मैथ से रिलेटेड बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, फैक्टोरियल का फंक्शन है, एबीएस का फंक्शन है, बेशुमार है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें डील करती है जिसमें मेमोरी से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस होते हैं, मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं। और स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी है, स्ट्रिंग कंपेयर है, स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हेडर फाइल है सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। प्रिंट एफ आपके पास इस हेडर फाइल में मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप इन सी। स्टैंडर्ड डाटा टाइप कौन सी है जी, नंबर है, नहीं नंबर नहीं है। इंट हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप है। इंट इज अ बिल्ट इन डाटा टाइप एंड एज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। और उसके बाद नंबर, स्ट्रिंग और अरेज ये आपके पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स नहीं है। स्ट्रिंग स्टैंडर्ड डाटा टाइप नहीं है, अरे डाटा टाइप नहीं है, अरे यूजर डिफाइंड होती है। कैन अ प्रोग्रामर रीडिफाइन अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नो, हम इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। अगर रीडिफाइन करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल पर्पस है वो उसके लिए यूज नहीं हो सकता। जो ओरिजिनल उसकी फंक्शनैलिटी है जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है तो वो उसके लिए यूज नहीं हो सकता। और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है फिक्स मीनिंग देन शुड नॉट बी रीडिफाइंड, और हमें रीडिफाइन नहीं करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नहीं है। स्कैन एफ एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल ये हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में। स्ट्रिंग लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में एक फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग की कैलकुलेशन बताता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। टोटल मार्क्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नहीं है, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। वाई आर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स इन इम्पोर्टेंट इन सी प्रोग्राम, प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें पहले चीज़ों को डिफाइन नहीं करना पड़ता और हमारे लिए ईजी होता है। हमें कोड रीयूजिबिलिटी होती है ताकि हम कोड को बार बार रीयूज करें। तो ये आपके पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जी जनाब, इसमें प्रिंट एफ है। टोटल मार्क्स यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। सम भी हम खुद डिफाइन करते हैं, एवरेज भी हम खुद डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो प्रिंट एफ है सी वाला ऑप्शन, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड, सी कीवर्ड, कीवर्ड फॉलोइंग इज अ सी कीवर्ड एंड हेंस अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें सी कीवर्ड है, इंट। ये हमारे पास क्या है, 32 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं बच्चों, ये आपके जहन में होने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, किसको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज कर सकते, कीवर्ड्स को। जिसमें वाइल का कीवर्ड है इसको हम एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। बाकी इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, वाइल को नहीं कर सकते क्योंकि वाइल आपके पास क्या है, एक कीवर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिफाइंड मैक्रो, प्री डिफाइंड मैक्रो क्या होता है, नल जो है ना हमारे पास प्री डिफाइंड मैक्रो है जो हमें सी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जो है द फंक्शन स्कैन एफ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं जी ये हमारे पास क्या है। और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में ये डिक्लेयर्ड है। कौन सी हेडर फाइल है इसके लिए जी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस हेडर फाइल के अंदर ये जो है ना हमारे पास फंक्शन मौजूद हैं, ये डिफाइंड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन है और स्कैन एफ का फंक्शन है।
स्कैन एफ का फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है जो आप लोगों को पता होगा। विच हेडर फाइल कंटेन मोस्ट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, किसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं बच्चों? ये आपके पास ये वाली हेडर फाइल है, इसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। और बाकी ये वाली जो हेडर फाइल है इसमें मेमोरी से रिलेटेड आपके पास क्या है, फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग में हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड फंक्शन है, मैथ में मैथ से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। टोटल हमारे पास जो है ना 27 हमारे पास क्या है, डिफरेंट हेडर फाइल्स मौजूद हैं। देयर आर 27 हेडर फाइल्स अकॉर्डिंग टू C89 C90 स्टैंडर्ड। इसमें हमारे पास 27 हेडर फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है जी? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कैन बी रीडिफाइंड नहीं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स आर ऑप्शनल, ये भी गलत है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है फिक्स्ड मीनिंग, इसका फिक्स मीनिंग होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नहीं है? EOF हमारे पास क्या है, एंड ऑफ फाइल, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, आइडेंटिफायर है। मेमोरी एलोकेशन ये आपकी std lib हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, और उसके बाद ये भी स्टैंडर्ड है। स्ट्रिंग लेंथ जो है ना हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, ये स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में फंक्शन मौजूद है, और स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में। और ये जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर नहीं है, स्टूडेंट नेम। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं। वाई शुड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स नॉट बी रीडिफाइंड, हमें क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ पे सिंपल रीजन है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को जैसे प्रिंट एफ है या स्कैन एफ है या क्लियर स्क्रीन है, इनको हम अगर रीडिफाइन करेंगे, दे में चेंज प्री डिफाइंड बिहेवियर, उनका जो प्री डिफाइंड बिहेवियर है लैंग्वेज की तरफ से वो चेंज हो जाएगा, फिर हम उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते जिस पर्पस के लिए ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बनाए गए हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स भी आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। वो आइडेंटिफायर जो हमने नहीं बनाए, बिल्ट इन होते हैं लैंग्वेज की तरफ से, उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर बोलते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते, और डिफरेंट हेडर फाइल्स में वो मौजूद होते हैं। प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, और क्लियर स्क्रीन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, फास्ट, यूईटी, एनटीएस, ये टेस्ट सबके लिए ज़रूरी हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रा क्विकली मूव करता हूँ ताकि मेरा ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 9, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर जो यूजर डिफाइन करता है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, यहाँ पे जो प्रोग्रामर है वो क्रिएट करेगा, यूज़र क्रिएट करेगा। हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम इसका रख सकते हैं, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते। जो लैंग्वेज ने डेवलप किया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के नेम्स हम अपनी मर्जी से रखते हैं, वो कोई फंक्शन हो सकता है, वो कोई हेडर फाइल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, इसकी रीजन आपने मुझे बतानी है। 32 आपके पास क्वेश्चन है कि ये क्यों वैलिड नहीं है। और टोटल मार्क्स ये हमारे पास वैलिड है। फ्लोट क्यों वैलिड नहीं है, एवरेज क्यों वैलिड नहीं है, आपने मुझे बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर नहीं है? सम हमारे पास यूजर डिफाइंड है, रिजल्ट यूजर डिफाइंड है, प्रिंटफ हमारे पास यूजर डिफाइंड नहीं है, और बाकी आपके पास क्या है, ये यूजर डिफाइंड है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अपने बाकी जितने भी कुलीग्स हैं जो क्लास फेलोज हैं, जो एनडी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं 2025-2026 के अंदर, तो उनके साथ लाजमी ये लेक्चर सीरीज आप शेयर करो, और लाजमी जो है ना अपने कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें, डिस्कशन लाजमी कीजिएगा इस एमसीक्यूज से रिलेटेड। जो एमसीक्यूज आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, काइंडली कमेंट्स में और एमसीक्यूज नंबर लिखिएगा साथ, और साथ में आपने ना मुझसे क्वेश्चंस करने हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद डिजिट, कभी भी नहीं भाई, डिजिट से तो कभी नहीं करेंगे। स्पेशल सिंबल तो कोई अलाउ नहीं होता सिवाय अंडरस्कोर के। अ लेटर आर अंडरस्कोर, हाँ ये लेटर से स्टार्ट करेंगे या हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे, ये वाला सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड यूजर आइडेंटिफायर, कौन सा इसमें इनवैलिड है जी? और इनवैलिड कौन सा है इसमें? ये वाला इनवैलिड है, आपने मुझे इसकी रीजन बतानी है। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है।
इनवैलिड हमारे पास टोटल मार्क्स। इसकी आपने ना मुझे रीजन बतानी है विद एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 35 आपने मेंशन करना है कमेंट्स में। तो ये आप लोगों की समझ लो ड्यूटी है, आपने मुझे बताना है ये। और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव होते हैं जी। आप सबको पता है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक वेरिएबल हमें लिखा जी एज, और एक वेरिएबल में लिखा जी एज कंप्लीट, यानी ए कैपिटल लिख दिया, और एक में लिखा जी एज। अब ये तीन डिफरेंट किस्म के आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है ना, ये तीन डिफरेंट आइडेंटिफायर्स हैं और इसको बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। Which statement about user defined identifier is true? They must be keyword. Keywords तो use होते ही नहीं identifiers में। They can contain spaces. Spaces allow नहीं होती। They are created by programmer. Yes, ये सही है। They are predefined. User defined जो है ना predefined नहीं होते। Standard identifiers predefined होते हैं। Which of the following can be a user defined name? कौन सा user defined name है जिसमें while keyword है, 32 कीवर्ड्स में से रिटर्न भी कीवर्ड है, इंट भी कीवर्ड है, कैलकुलेट आपका एक यूजर डिफाइंड हमारे पास आइडेंटिफायर है। विच आइडेंटिफायर वायलेट्स सी नेमिंग रूल्स? कौन सा वायलेट कर रहा है इसमें? यहाँ पे वायलेशन है नहीं, ये तो ओके है। अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर का नेम। टोटल और टू ये भी ओके है। टू टोटल जो है ना ये ओके नहीं है, क्योंकि हम किसी भी आइडेंटिफायर का नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं करते। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें वाई आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई प्रोग्राम एलिमेंट्स, तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रोग्राम का साइज इंक्रीज नहीं होता, कीवर्ड्स को रिप्लेस नहीं करते, ये स्लो एग्जीक्यूशन के लिए भी नहीं बल्कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हम प्रोग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। हम नेम रखते हैं, वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं, फंक्शंस के नेम रख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के नेम रख सकते हैं और अरेज के नेम रखते हैं, तो ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें एलिमेंट्स को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, कैटेगरीज ऑफ कीवर्ड्स। आपके पास कीवर्ड्स 32 होते हैं। डाटा टाइप कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम डाटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं, जैसे इंट है, करैक्टर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कीवर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन स्ट्रक्चर और हम लूप में यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ है, एल्स है, स्विच है, केस है, फार है, वाइल है, डू है। लूप को ख़त्म करने के लिए, पहले ख़त्म करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को ख़त्म करने के लिए होता है, गो टू अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, डिफ़ॉल्ट हम स्विच स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं और उनको बताया गया है कि किस तरह हम उसको कैटेगराइज करेंगे। कुछ उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर और वाइल लूप में यूज़ करते हैं, और कुछ जो है ना स्टोरेज क्लास कीवर्ड होते हैं, जैसे ऑटो है, रजिस्टर है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है। और उसके बाद जो है ना कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे शॉर्ट इंट है, लॉन्ग है, साइंड है, अनसाइंड है, इनको मॉडिफायर्स कीवर्ड्स बोलते हैं। और कुछ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के लिए होते हैं, यानी हम जो डाटा टाइप डिफाइन करेंगे जिसमें स्टक है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यूनियन है, इनम है, टाइप डेफ है, तो ये आपके पास क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कीवर्ड्स होते हैं। और मिसलीनियस है, जैसे कॉन्स्ट का कीवर्ड हम यूज करते हैं कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए। साइज ऑफ हमें देखने के लिए कि इस वेरिएबल का साइज कितना है, वॉलेटाइल है, रिटर्न है, ये हम फंक्शंस में यूज करते हैं। तो ये कुल मिला के 32 कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। अच्छा जी, एंटी टेस्ट की कीवर्ड्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं। व्हाट आर कीवर्ड्स? रिजर्व वर्ड्स होते हैं विद स्पेशल मीनिंग। हर लैंग्वेज के अंदर ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना 32 कीवर्ड्स हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो 35 कीवर्ड्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं। देयर आर 35 कीवर्ड्स, ये 35 कीवर्ड्स पाइथन के अंदर हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या है, टोटल जो कीवर्ड्स हैं वो 32 हैं, तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। हाउ मैनी कीवर्ड्स? और ये 32 कीवर्ड्स हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? कौन सा इसमें कीवर्ड नहीं है? प्रिंटफ। प्रिंटफ एक फंक्शन है, दैट इज नॉट अ कीवर्ड। ये सारे कीवर्ड हैं, इंट है, फ्लोट है, वाइल है, तो आप ये जहन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्टक का कीवर्ड है यूजर डिफाइंड
डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच कीवर्ड्स इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न का कीवर्ड होता है। विच कीवर्ड इज़ यूज टू, ये कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताया है। एग्जिट अ लूप, एग्जिट करने के लिए हमारे पास ब्रेक होती है, ब्रेक का कीवर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज क्लास कीवर्ड, कौन सा इसमें स्टोरेज क्लास कीवर्ड है। इसमें हमारे पास स्टैटिक जो है ना एक स्टोरेज क्लास कीवर्ड है, तो बाकी आपके पास क्या है, ये स्टोरेज क्लास कीवर्ड नहीं है। साइज ऑफ जो होता है ना, ये वेरिएबल का साइज देखने के लिए होता है। हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास क्या है, डेटा टाइप के लिए हम साइज ऑफ यूज़ करते हैं। और हमारे पास उसके बाद है विच कीवर्ड यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए हम इफ यूज करते हैं, लूप के लिए हम फॉर यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल के लिए हम गो टू यूज करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है कंडीशंस के लिए। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्ट का कीवर्ड होता है बच्चों जो हम यूज करते हैं। आगे हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, और कॉन्स्ट में लिख देता हूँ इंट और एक वैल्यू ले लेता हूँ ए और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 50। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज इक्वल टू 70, आई कांट डू दैट, हम नहीं इसको कर सकते ऐसा। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे ए को अगर प्रिंट करता हूँ वैल्यू को, तो हमारे पास क्या है, वो कहेगा जी आप असाइनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसको आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। तो क्योंकि ए हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर बताइए कांस्ट ना होता फिर हम चेंज कर सकते थे। तो कांस्ट का मतलब है कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, हैश डिफाइन भी यूज करते हैं और कांस्ट का कीवर्ड भी यूज करते हैं। कीवर्ड्स इन सी आर कौन से हैं बच्चों, केस सेंसिटिव हैं, और आपके पास सारे के सारे लोअर केस लेटर में होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस विद नेम, आपके पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनका एक नेम होता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कोई भी आपके पास वैल्यू आपने स्टोर करनी है, वो रैम में स्टोर होती है, तो उसको हम एक प्रॉपर नेम दे देते हैं, जैसे ए है, बी है, सम है, इस तरीके से। तो ये जो ए है या बी है या सम है, ये वेरिएबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए, और उसके बाद यहाँ बी लिखता हूँ और यहाँ सम लिखता हूँ। तो दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स हैं जिनका एक प्रॉपर नेम होता है और इनकी एक ख़ास लिमिट होती है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, कौन सी वैलिड है। बच्चों पहली वाली तो नहीं है सही, ये मुझे तो सही नहीं लग रही, आप अपनी राय दीजिएगा इसमें। फ्लोट मार्क्स, यस, फ्लोट एक हमारे पास डाटा टाइप है, मार्क्स एक वेरिएबल का नेम है, यस हमारे पास एक डाटा टाइप है फ्लोट, और इसमें एक वेरिएबल हमारे पास मार्क्स हम लिखते हैं, और मार्क्स का जो वेरिएबल होगा हमारे पास इसकी जो डाटा टाइप है फ्लोट है, इसमें हम वैल्यू फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये सही वेरिएबल डिक्लेरेशन है। करेक्टर डिक्लेरेशन है, लेकिन वेरिएबल का नेम यहाँ सही नहीं है, और डबल है और इफ है। बेटा ये आपने मुझे बताना है, ये वाला ए क्यों सही नहीं है डिक्लेरेशन, सी डिक्लेरेशन क्यों सही नहीं है, और डी क्यों सही नहीं है, आपने कमेंट्स में बताना है। ये कोड नंबर आपका 52 है, तो ये 52 वाला कोड आपने मुझसे डिस्कस करना है। अच्छा जी, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के लिए हम इंट यूज करते हैं, और हमारे पास इंट है, लॉन्ग इंट है, और साइंड और अनसाइंड इंट भी होती है। इंट हमारे पास जो है ना, इसमें जो स्पेस होती है बच्चों, ये स्पेस हमारे पास 2 बाइट्स की होगी स्पेस, और हमारे पास जो है ना अनसाइंड इंट जो है, अच्छा बच्चों, अनसाइंड जो इंट है, अनसाइंड इंट की जो स्पेस होती है ये भी 2 बाइट की होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट में हमारे पास 4 बाइट की स्पेस होती है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। और अनसाइंड लॉन्ग में
ओनली पॉजिटिव आपके पास नंबर्स होंगे, और इंट में और लॉन्ग इंट में पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे भी लॉन्ग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनसाइंड इंट में और अनसाइंड लॉन्ग इंट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगे। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि इंटीजर में कौन सी क्या चीज़ हम स्टोर करते हैं, कौन सी वैल्यू इंट के स्टोर करने के लिए इंटीजर वैल्यू इंटीजर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज इनवैलिड, कौन सा इनवैलिड है, ये वैलिड है, सम वन भी वैलिड है, टोटल मार्क्स भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हुआ है। वेरिएबल्स एंड इन सी मस्ट बी डिक्लेयर्ड आफ्टर यूज बिफोर यूज, पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं। हम सी लैंग्वेज को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वेरिएबल जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको पहले क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते a इज इक्वल टू 10, ऐसे ये पाइथन में कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ये गलत है। सी लैंग्वेज में क्या करेंगे, सबसे पहले a को डिक्लेयर करेंगे इंट a, और फिर जाके हमने a में कोई वैल्यू क्या करनी है, स्टोर करनी है। तो ये हमारे पास सही है, इसलिए बोलते हैं कोई भी वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा। सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल होगा पहले डिक्लेयर्ड होगा, फिर हम उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको यूज करेंगे। विच सिंबल इज अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, कौन सा सिंबल अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, स्पेशल सिंबल ये अलाउ नहीं है, अंडरस्कोर बच्चों अलाउ है, परसेंटेज का सिंबल भी अलाउ नहीं है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन, कौन सी करेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इंट ए बी सी ये करेक्ट आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसके बीच में कोई कॉमा नहीं है और स्पेस है, ये आपके पास वैलिड नहीं है। इंट इक्वल है, यहाँ पे भी ये भी वैलिड नहीं है। ए इंट लिखा हुआ है, ये भी वैलिड नहीं है। तो हमारे पास जो है ना सही हमारा ऑप्शन क्या है, और वो ए है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को मेमोरी देना और उसको डिक्लेयर करना अलॉन्ग विद इट्स डाटा टाइप। जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम के अंदर स्पेस एलोकेट कर देगा, डिफाइन कर देगा, उसको वेरिएबल डेफिनेशन बोलते हैं। यानी जैसे हम ये लाइन लिखेंगे और फौरी तौर पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 3 वेरिएबल क्रिएट कर देगा इंटीजर नेचर के। इसकी 2 बाइट स्पेस होगी, इसकी भी 2 बाइट होगी, इसकी भी 2 बाइट होगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। तो ये सी लैंग्वेज में लाजमी करना है। आप 1000 वेरिएबल्स यूज करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन उनको पहले डिक्लेयर करोगे, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्ट का कीवर्ड हम यूज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट क्या है। इंट एक्स में 5 है और हमारे पास क्या है 5, इसका आउटपुट आएगा बच्चों भी। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, कौन सा इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। कैसे पता लगेगा, उसकी डाटा टाइप से, हमें नेम से नहीं पता लगेगा बच्चों, डाटा टाइप से। ए से या सी एस से, इससे नहीं पता लगेगा, डाटा टाइप। ये आपका फ्लोटिंग टाइप नहीं है, ये इंटीजर है। ये आपका फ्लोटिंग टाइप नहीं है, ये करेक्टर है बच्चों, सिंगल करेक्टर स्टोर होगा। फ्लोट, ये हमारे पास फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है। एवरेज और नम भी हमारे पास फ्लोटिंग टाइप नहीं है, ये आपका इंटीजर है और लॉन्ग इंटीजर है। आपको पता है ना लॉन्ग से भी बड़ी डाटा टाइप होती है, लॉन्ग लॉन्ग इंट। और ये आपके पास क्या है, इंटीजर है। इंट और लॉन्ग इंटीजर के लिए होता है। करेक्टर हमारे पास CHAR 4 जो है ना, ये करेक्टर के लिए होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, ये बार बार आ रहा है, वाइल को नहीं यूज कर सकते क्योंकि कीवर्ड है। वेरिएबल्स एंड सी आर केस सेंसिटिव बच्चों, केस सेंसिटिव भी 2-3 दफा आ चुका है MCQs, बस रेपिटिशन हो रही है बच्चों, इसको जरा आप देख लीजिएगा। विच डाटा टाइप यूजेज द लीस्ट मेमोरी, सबसे कम मेमोरी किसकी जो है ना वेरिएबल डाटा टाइप की होती है, करेक्टर की होती है बच्चों 1 बाइट। और डबल की हमारे पास क्या होती है, 8 बाइट होती है। फ्लोट की हमारे पास 4 बाइट मेमोरी है। इंट की हमारे पास क्या है 2 बाइट है। अच्छा 4 बाइट का भी होता है, वो आपका डिपेंड कर रहा होता है कंपाइलर के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, सबसे कम जो है ना आपके पास करेक्टर, हमारे पास एक वेरिएबल है करेक्टर डाटा टाइप है। जैसे मैं CH लिख देता हूँ और इसमें स्टोर कर लेता हूँ एक एक करेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे B को स्टोर कर लिया, तो ये हमारे पास जो आपके पास एक मेमोरी होगी, इसकी सिर्फ 1 बाइट की स्पेस होगी।
हमारे पास CH का वेरिएबल 1 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर। डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स है, फ्लोट 4 बाइट्स का है, इंटीजर 2 बाइट्स का है। और विच स्टेटमेंट अबाउट वेरिएबल इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जी बच्चों? वेरिएबल स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, वेरिएबल स्टोर सिंगल वैल्यू एट अ टाइम। ये एक वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमाउंट। ये फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल क्रिएट हुआ बच्चों अमाउंट का, ठीक है, रैम के अंदर। और मैं लिखता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू 1000। अब इसका मतलब है इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 1000, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूं जी अमाउंट, आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट की प्लस इक्वल 500। अब आप क्या समझते हो इसमें कौन सी वैल्यू है? अब इसमें आपके पास 1500, इसको 1500 रिप्लेस हो जाएगा। अब इस टाइम आपकी 1500 एक्चुअली अमाउंट के वेरिएबल में स्टोर है। अच्छा, उसके बाद आप दोबारा गए, आपने कुछ अमाउंट और इसमें ऐड की, डिपॉजिट किया और इक्वल 1000। इसका मतलब ये है अब हमारे पास इसमें क्या होगी वैल्यू? 2500 हो गई। अब यहाँ पे आप अगर आप इसको प्रिंट करेंगे 1000 आएगा, यहाँ 1500 और यहाँ पे 2500 आएगा। तो एक टाइम में वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। कहने का मतलब ये है, व्हाट इज द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन सी? गार्बेज वैल्यू होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसकी बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन जैसे इसमें कोई मैं वैल्यू स्टोर कर दूं तो इसका मतलब है इसमें हमारे पास क्या स्टोर होगी? 20 स्टोर होगी, तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्या है, बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू किसी भी वेरिएबल की आफ्टर डिक्लेरेशन वो गार्बेज वैल्यू होती है। इसलिए कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज लाजमी करो आप। अच्छा, विच ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, 20 असाइन कर देगा। ये वाला ऑपरेटर ए के अंदर असाइन हो जाएगी वेरिएबल। तो ये वाला जो ऑपरेटर है एक्चुअली वैल्यू को असाइन करेगा किसके अंदर? किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, आगे हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों डिटेल से। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इनिशियलाइज वेरिएबल? कौन सा इसमें करेक्टली इनिशियलाइज कर रहा है वेरिएबल को? और ये MCQs नंबर 67 है। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट ए और इक्वल 10, और उसके बाद बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इंट ए लिखा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने इसमें वैल्यू असाइन की। इसमें हमने जैसे ही डिक्लेरेशन की उसी टाइम पे ही हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? सही हैं। दोनों हमारे पास क्या हैं? और इनिशियलाइजेशन सही है ये। और उसके बाद हमारे विच वेरिएबल डिक्लेरेशन इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर? सिंगल करेक्टर के लिए हमारे पास ये वाला जो है ना, हमारे पास वेरिएबल है जिसमें हम यूज करते हैं ये वाला वेरिएबल CHAR। सी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है? सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होगा, करेक्टर के लिए, सिंगल करेक्टर के लिए हम स्टोर करेंगे। और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है बच्चों। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा यानी करली ब्रेसेस के अंदर होगा, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। यानी जैसे a है और ये लोकल वेरिएबल है। अगर फंक्शन से पहले है तो वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है। इसका डिफरेंस हम डिटेल से चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन सी? कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है? सी वाला नेम वैलिड है। ये हाइफन सिंबल लगा हुआ है, ये स्पेस है, ये इसलिए वैलिड नहीं है वेरिएबल का नेम। यहाँ पे हमारे पास स्पेशल सिंबल है स्टार्ट में हैश, इस वजह से आपका वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि एक अमाउंट है, वो आपकी इनिशियल अमाउंट 1500 है, आपने उसमें 500 ऐड कर दिया, फिर 2000 ऐड कर दिया, फिर 3000 ऐड किया, फिर फॉर एग्जांपल उसको हम चेंज कर सकते हैं।
लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर कांस्टेंट? इंटीजर कांस्टेंट कौन सा है? ये तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये करैक्टर कांस्टेंट है बच्चों, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। करैक्टर में और स्ट्रिंग कांस्टेंट में फर्क सिर्फ आपका किस क्या है बच्चों? सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का है। और करैक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल करैक्टर होगा और वो सिंगल कोट्स में होगा, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास डबल कोट्स में होगा। ये एक न्यूमेरिक कांस्टेंट ये है, और ये फर्क है बच्चों, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये इंटीजर है, और ये स्ट्रिंग है। तो ये आपका सी वाला जो है ना हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। ये मैं टाइप भी बता रहा हूँ। अब इसका मतलब है आपके जहन में होना चाहिए जो कांस्टेंट होते हैं एक्चुअली वो 4 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट होते हैं, करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो आपको ये आइडिया होना चाहिए, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है। और ऐसी वैल्यू जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट? ये वाला है बच्चों। विच कांस्टेंट इज रिटन इन ऑक्टल फॉर्म? ऑक्टल फॉर्म में ये वाला कांस्टेंट हम लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्टल हमारे पास क्या है? फॉर्मेट है। आपको पता है ना 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और जो जिसमें हमारे पास क्या है, जिसकी बेस 2 होती है। और डेसिमल है, डेसिमल सिस्टम हम अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। डेसिमल में हमारे पास नंबर 0 से 9 तक होते हैं, बेस 10। और उसके बाद ऑक्टल होता है बच्चों। ऑक्टल में जो नंबर होते हैं वो 0 से लेके 7 तक होते हैं। तो ऑक्टल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर ए, और उसको मैं लिखूंगा 0 से स्टार्ट करूंगा। अब ये जो जैसे 0 से स्टार्ट करूंगा ये ऑक्टल नंबर है। अगर मैं इसको प्रिंट एफ करता हूँ, और यहाँ पे आपने मुझे बच्चों बताना है, अगर मैं परसेंटेज ओ करूंगा तो आपके पास यही ऑक्टल नंबर ही प्रिंट हो जाएगा जो हमने लिखा है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों मैं यहाँ पे परसेंटेज डी करता हूँ तब क्या होगा? तो ये ऑक्टल नंबर के बिहाइंड जो भी, इस नंबर के बिहाइंड जो भी डेसिमल नंबर है वो कन्वर्ट होके हमारे पास प्रिंट होगा। ये आगे हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैं जैसे ही हमारे आगे लेक्चर्स आते हैं तो इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसको 0 और x से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक नंबर होता है हेक्साडेसिमल नंबर, और उसके जो नंबर होते हैं 16 होते हैं, 0 से 9 तक तो वैसे हैं। 10 ए रिप्रेजेंट होता है, 11 बी होगा, 12 सी होगा, और इसी तरह हमारे पास 13 डी होगा, 14 हमारे पास ई होगा, और 15 हमारे पास एफ होगा। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हेक्सा नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट, मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 0x। अगर मैं ऐसे बड़ा x लिख देता हूँ तो कैपिटल, ये जो लेटर है ना कैपिटल्स में आएंगे। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नंबर है जी फॉर एग्जांपल 2b। अब इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। मैं इसको अगर हम प्रिंट करूँ, प्रिंट एफ, और अगर मैं यहाँ परसेंटेज डी कर दूँ बच्चों, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा इसका? इसको यानी ये हेक्सा नंबर जो जिसकी इसको जो डेसिमल में जो नंबर होगा ये उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। ये कन्वर्जन मैंने आप लोगों से यहाँ से अभी डिस्कस किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करैक्टर कांस्टेंट? ए हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट है, ये हमेशा सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखेंगे, और इंटीजर हमारे पास क्या है? 6 बगैर, और 6.2 ये फ्लोटिंग है। तो ये 4 तरह के कांस्टेंट होते हैं, करैक्टर, स्ट्रिंग कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, और हमारे पास क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स होते हैं। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट? स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे हेलो है। और उसके बाद विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिंबॉलिक कांस्टेंट? सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं? दे आर डिफाइंड यूजिंग डिफाइन और कांस्टेंट। कॉन्स्ट का कीवर्ड होता है, उसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। उसके लिए हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ हैश डिफाइन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्पीड, और यहाँ लिख देता हूँ 100। अब ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है। या मैं फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एक कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इंट और बी और इक्वल टू 200। अब ये जो है ना कांस्टेंट है, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट है, इन वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना।
और क्योंकि कॉन्स्ट का ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए दो हमारे पास वे हैं, एक हैश डिफाइन हम यूज करेंगे और एक हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, इसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिंबॉलिक कांस्टेंट, कौन सा इसमें सिंबॉलिक कांस्टेंट है जो वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। अगर मैक्स इस तरफ होता और 10 इस तरफ होता फिर ये वैलिड था, ये वैलिड नहीं है। कॉन्स्ट इंट मैक्स 100 ये वैलिड है। इंट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट को वेरिएबल के तौर पे लिखा हुआ है, गलत है ये। और डिफाइन आपके पास हैश नहीं लगाया हुआ, ये भी गलत है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही है। अच्छा, इसी तरह बच्चों हमारे पास 80 वाला एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट, हम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि एक वेरिएबल हमने ए लिखा और उसमें 10 है और हमेशा उसमें 10 ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी a माइनस इक्वल 3, तो इसका मतलब इसमें कौन सी वैल्यू 7 आ गई। मैं लिखता हूँ a माइनस इक्वल 2, अब इसमें इसका मतलब 5 आ गई। मैं यहाँ लिखता हूँ a मल्टीप्लाई इक्वल 5, इसका मतलब अब 25 स्टोर है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ज़रा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 10 वेरिएबल में है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 25। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। होपफुली आपको समझ आ गया होगा बच्चों। डेटा टाइप हमारे पास क्या है? व्हाट इज डेटा टाइप इन सी? अ टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। ये हमें डेटा का साइज बताता है, रेंज बताता है वैल्यू की, किस टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे डेटा के ऊपर, डेटा टाइप हमें बताती है। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर, सिंगल करेक्टर के लिए हमारे पास 4 डेटा टाइप हम यूज करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप, कौन सी इसमें बेसिक डेटा टाइप नहीं है? अरे बेसिक डेटा टाइप नहीं है, ठीक है ना। और उसके अलावा इंट एक बेसिक डेटा टाइप है, करेक्टर एक बेसिक डेटा टाइप है, फ्लोट एक बेसिक डेटा टाइप है। अच्छा, उसके बाद है जी विच डेटा टाइप यूजेस द लीस्ट मेमोरी, ये हमने पहले एमसीक्यूज किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इस एमसीक्यूज का आपने मुझे बताना है कौन सा एमसीक्यूज है ये हमारे पास करेक्टर है, सॉरी बता दिया खुद ही। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज के लिए कौन सी डेटा टाइप हम यूज करेंगे? डेसिमल वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज के लिए फ्लोट डेटा टाइप। और फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ये 3 डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं। फ्लोट, फ्लोट 4 बाइट की स्पेस होगी, डबल की हमारे पास जो स्पेस होती है बच्चों आपको पता होगा 8 बाइट्स है, और लॉन्ग डबल हमारे पास जो है उसकी जो स्पेस होगी वो हमारे पास होती है 10 बाइट्स। और इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज स्मॉल एल एफ, और लॉन्ग डबल के लिए यूज़ करते हैं परसेंटेज कैपिटल एल एफ। अच्छा, पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू डिस्प्ले करेगी फ्लोट? 6 डेसिमल पॉइंट्स के बाद, और डबल हमारे पास 15 डेसिमल्स तक, और लॉन्ग डबल हमारे पास 19। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्लोट के बारे में, थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ ऐड की है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स, हमारे पास कौन सा है जी? स्टक। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए स्टक का कीवर्ड हम यूज करते हैं। और कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होती हैं जो बनी बनाई होती है, और कुछ हम खुद बनाते हैं, स्टक का कीवर्ड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव डेटा टाइप, अच्छा बच्चों ड्राइव डेटा टाइप का बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी इसमें ड्राइव डेटा टाइप है? सी वाली। ये बिल्ट इन नहीं है, बेसिक डेटा टाइप नहीं है, बेसिक हमारे पास ये 3 ही है, इंटीजर, करेक्टर और फ्लोट। ये वाली जो डेटा टाइप है अरे, ये हमारे पास एक ड्राइव डेटा टाइप है, इसको हम ड्राइव करते हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। ये मतलब इन डेटा टाइप से मिलके बनी है, हम खुद नहीं क्रिएट करेंगे, ये इसके कम्बिनेशन से बनती है। और कुछ ऐसी डेटा टाइप होती हैं जो हम खुद करते हैं, वो यूजर डिफाइन होती हैं। अब याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स 3 है, इंट, शॉर्ट, सॉरी इंट है, करेक्टर है, फ्लोट। ड्राइव डेटा टाइप अरे है, और कुछ होती हैं यूजर डिफाइंड, उसको हम डिस्कस करते हैं। विच मॉडिफायर इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन इंटीजर, कौन सा हम इंटीजर की रेंज को यूज करते हैं, उसको उसकी रेंज को मॉडिफाई करने के लिए? हमारे पास क्या है? लॉन्ग इंट, हम लॉन्ग यूज करते हैं, जिससे हमारे पास इंटीजर का वैसे साइज 2 बाइट का होता है मेमोरी में,
तो जैसे ही हम लॉन्ग करेंगे उसका साइज क्या होगा, 4 बाइट्स का हो जाएगा, ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा स्पेस हो जाएगी और ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करेगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉइड डाटा टाइप? रिप्रेजेंट नो वैल्यू, ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। और हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप? कौन सी इसमें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है? स्ट्रक्ट है बच्चों। अब हमारे पास तीन तरह की डाटा टाइप्स आ गई। बेसिक डाटा टाइप्स, बेसिक है, ड्राइव्ड है, और हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड है। तो अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक्स हमारे पास कौन सी हैं? बेसिक हमारे पास कौन सी हैं? इंट है, फ्लोट है, करैक्टर है, और डबल है, लॉन्ग डबल है, ये स्टैंडर्ड में आती हैं सारी। और ड्राइव्ड में हमारे पास कौन सी आती है? अरे। यूज़र डिफाइंड में हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्ट्रक्ट आते हैं, तो वो आपके पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। और आगे बच्चों हम मूव करते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं। ये अब हमारे पास कोड के आउटपुट हैं। होपफुली कि हमारा ये लेक्चर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इंट में हमारे पास एक हमने इंटीजर इंट डाटा टाइप है, एक वेरिएबल 10 है, बी में 3 है, तो a प्लस बी हमारे पास क्या होगा, 13, तो 13 हमारे पास आंसर आएगा। अब आपने ना मुझे कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा जो आपको एमसीक्यू समझ नहीं आता। विच ऑफ द व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 10 है इसमें और माइनस यहाँ 4 है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, ए में 10 स्टोर कर दिया, यानी हमारे पास हमारे पास ए में हमारे पास कौन सी वैल्यू 10 स्टोर हुई रैम में, और बी में हमारे पास स्टोर हुई 4, और हमने ए माइनस बी किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? हमारे पास 6 वैल्यू आ गई जो डिस्प्ले होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट क्या है? वेरी सिंपल है। ए में एक्स में हमारे पास 5 है, वाई में हमारे पास 2 है, तो हमारे पास आंसर सिंपल है 10 आएगा। व्हाट इज प्रिंटेड? इसमें क्या चीज़ प्रिंट होगी जी? कोड नंबर हमारे पास जो है इसमें 10 है जी, और हमारे पास वाई में हमारे पास 3 है, और 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हमारे पास आएगा 3.33, ऐसे करके आएगा। 4 आएगा इस तरीके से। लेकिन जो ऊपर हमारे पास ये इंटीजर है, ठीक है, तो लिहाजा ये जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू हमें डिस्प्ले नहीं करेगा और ट्रंकेट कर देगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 3। ए वाला ऑप्शन सही है, तो इसमें गलती नहीं करनी बच्चों। व्हाट इज द आउटपुट? इसमें क्या आउटपुट है? ये मॉडुलस ऑपरेटर है, रिमाइंडर है। 10 को हम अगर डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसका जो रिमाइंडर है 1 बचता है, तो ये इसका आउटपुट है। बी वाला ऑप्शन है। ये परसेंटेज सिंबल रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट इज प्रिंटेड? अब इसमें ज़रा देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में पहले आपके पास वैल्यू जो है ना यूज़ होगी, फिर इंक्रीमेंट होगी। अब इसका मतलब पहले वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी एज इट इज़। तो यहाँ पे ए में हमारे पास 5 है, तो आपके पास ये 5 डिस्प्ले हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ प्लस प्लस ए होता तो पहले आपके पास क्या है? वैल्यू इंक्रीमेंट होती है इसमें वेरिएबल में, फिर डिस्प्ले होती है, तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो मतलब इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर डिस्प्ले होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है? ये आउटपुट हमारे पास आएगा 5। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द आउटपुट? अच्छा, वो सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें हमारे पास 6 हो जाएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, ये प्री फिक्स है। और वो कह रहे जी ये पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 बाय 1 इंक्रीज होगी, यानी 5 6 होगा, फिर वो प्रिंट होगा। पहले वो प्रिंट होता है पोस्ट फिक्स में, फिर वो क्या होगा? डिस्प्ले होगा। अच्छा, उसके बाद है जी इवेल्युएशन हमने करनी है बच्चों, ये वेरी सिंपल है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, ए में हमारे पास वैल्यू क्या है? 10 है, और हम एक बी का वेरिएबल हमने लिया, बी को हमने इक्वल कर दिया, बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस 5। अच्छा, इसमें बच्चों देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ए में कौन सी वैल्यू है? 10 है ना, तो अब हमारे पास 10 है, तो पहले 10 और प्लस 5। अब इसका मतलब है ये ऐड होगा, ये ऐड होके 15 और 15 इसमें आके स्टोर हो जाएगा। पहले आपके पास क्या है? वैल्यू जो है ना यूज हो रही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रही। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे उसके बाद फिर वो डिक्रीमेंट होगी।
अब इसका मतलब ये है कि पहले आपका बी में 15 है, इसका मतलब बी में 15 स्टोर हो गया यहाँ पे, और ए में जब आपके पास वैल्यू यहाँ आएगी फिर डिक्रीमेंट होगी, और ए में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9, ये डिक्रीमेंट होगी बाद में। यानी पोस्ट फिक्स में ऐसे ही है कि आपके पास क्या है, पहले वैल्यू एक एक्सप्रेशन लेवल की बात करते हैं, पहले आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगी, पहले एज इट इज ही आपके पास इसमें ए में क्या है 10 है, 10 + 5 15, 15 बी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको प्रिंट करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 9 आएगी, तो ये हमारे पास 9 15 आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट है। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। आगे मजीद हम इसकी वर्किंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इवेलुएट करना है। एक्स में 7 है और वाई में हमारे पास 2 है, तो बच्चों अब हमारे पास एक्स में हमारे पास 7 और वाई में हमारे पास वैल्यू है 2। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो सिंपल है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट एफ में %d, और उसके बाद अगर आप देखो बच्चों तो x मॉडुलस y, x में कौन सी वैल्यू है 7 और y में कौन सी वैल्यू है 2, इसका मोड क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा, प्लस अब मुझे ये बताओ x को अगर हम डिवाइड करते हैं y से, यानी x में 7 है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर हमारे पास आएगा, यानी 7 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा। पॉइंट की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और 1 प्लस आपके पास 3 क्या आएगा 4, तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले आपके पास क्या होगा, x मॉड y होगा, ठीक है, फिर आपके पास क्या है x डिवाइडेड बाय y होगा। तो पहले आपके पास क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल है, पहले ये इवेलुएट होगा और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1, और फिर ये इवेलुएट होगा, इसका आंसर आ गया 3, 1 + 3 क्या आ गया यहाँ पे 4 आंसर आया, तो इसका रिजल्ट का 4 आंसर होगा। होपफुली के बच्चों आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। 100 वाला एमसीक्यूज है। व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या है, ए में हमारे पास 2 है, बी में हमारे पास 3 है, और मैं यहाँ सिंपल लिख लेता हूँ बच्चों, a = 2 और b = हमारे पास क्या है 3। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, और c हमारे पास एक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल है, c वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया, a++ और उसके बाद प्लस माइनस माइनस b। अच्छा, अब इसमें देखो एक्सप्रेशन में क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में बच्चों अगर हम देखें तो अब मुझे ये बताइएगा a में कौन सी वैल्यू है, a में 2 है, a में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि पोस्ट फिक्स है, लेकिन ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है। b में हमारे पास 3 है तो b में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 + 2 क्या होगा 4, तो c में इसका मतलब है कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 4। तो अगर हम c को प्रिंट करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू इसमें क्या आएगी जी, यहाँ पे a में 2 है और b में 3 था, 2 + 2 हमारे पास 4 आंसर आएगा। a वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों की तरफ क्वेश्चन मैं थ्रो कर रहा हूं बच्चों, यू नीड टू कैच इट, आपने इसको कैच करना है और रेडी रहिएगा। मैं कहता हूं जी ++a और मैं लिखता हूं जी +-b। जी बेटा, ये आपका एक्सप्रेशन है, मुझे इसका आंसर चाहिए, और कोड नंबर आपके पास क्या है 100 है। कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट करूंगा बच्चों, कमेंट्स में देखें कब कमेंट्स आते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, या शायद आपके 100 डेज के बाद आएंगे, वो आपकी मर्जी है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं बच्चों। इसका आंसर याद रखिएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन कभी भी आंसर ऐसा नहीं होगा जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इसका आंसर या आपके पास ट्रू होगा, और ट्रू हमेशा 1 से रिप्रेजेंट होता है, या फॉल्स होगा, फॉल्स किससे रिप्रेजेंट होता है, सी लैंग्वेज में 0 से, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। बेसिकली हमारे पास 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है बच्चों, इक्वल इक्वल है, और नॉट इक्वल है। ये 6 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। 6 ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, अब a में हमारे पास वैल्यू 5 है, b में हमारे पास वैल्यू 5 है,
और अगर हम यहाँ पे करें a इक्वल इक्वल b तो क्या आउटपुट आएगा? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अब जो a में वैल्यू है वो सेम है जो b में है। इक्वल इक्वल का मतलब होता है कि सेम, यानी लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है यहाँ पे उसकी वैल्यू सेम है जो राइट साइड पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है इसने ट्रू रिटर्न किया। ट्रू के लिए हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। पाइथन में ये वर्ड लिखा हुआ आता है ट्रू, लेकिन सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या आएगा? 1 ट्रू के लिए और 0 हमारे पास फॉल्स के लिए। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें 102 पे, x में हमारे पास 3 है, y में हमारे पास 7 है। वो कह रहे जी 3 इक्वल नहीं है 7 के। ये भी सही है, ट्रू है। ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है बच्चों, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। मैं सिंगल लाइन कमेंट्स लिख रहा हूँ। ये सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम लिखते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा बच्चों? 1 ऑप्शन आएगा। लेक्चर का टाइम बेटा वीडियो का इंक्रीज हो रहा है, मैं कोशिश करूँ जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवाऊँ। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड क्या है? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने उससे पिछले सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं। और उसके बाद हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, 10 ग्रेटर है 20 से। नहीं, गलत है भाई, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों? सी लैंग्वेज में 0 से। ये हमारे पास 0 आंसर आएगा। अच्छा, इसी तरह हम आगे मूव करते हैं 104 कोड के ऊपर। ए में 10 है, बी में 10 है, ए ग्रेटर नहीं है। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल है बी के। इसका मतलब है कंडीशन सही है, ट्रू रिटर्न करेगा ये। और ट्रू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है ना, नेक्स्ट हमारे पास इवेल्युएशन है 105 कोड है। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8। 5 जो है ना लेस है 8 से, बिल्कुल सही कहा है जी आपने। और 5 इसके यहाँ क्या रिटर्न करेगा बच्चों? ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू किससे रिप्रेजेंट होगा? 1 से। तो हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने इवेल्युएशन करनी है बच्चों। अच्छा, उसके बाद है जी ए में 15 है, बी में 20 है, और यहाँ पे 15 लेस है 20 से। यस, इक्वल नहीं है लेकिन लेस ज़रूर है। तो इसका मतलब है ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ट्रू के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है? ए नॉट इक्वल टू बी है। ए में 7 है और बी में 7 है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल टू नहीं है, ख्याल कीजिएगा, नॉट इक्वल एक सिंगल ऑपरेटर है। और ये फॉल्स है क्योंकि 7 नॉट इक्वल तो नहीं है बच्चों। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स। तो हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे फॉल्स है। और हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी? ये रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस है। ये सारे जो ऑपरेटर्स मैंने कहे हैं, एक्स में हमारे पास 12 है, वाई में हमारे पास 8 है, कंडीशन सही है, 1 रिटर्न करेगा। और अच्छा, अब हमारे पास क्या है? इवेल्युएशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ए में 5 है, बी में हमारे पास 10 है। पहले ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा, फिर ये होगा, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। अब इसकी ज़्यादा है ग्रेटर की, यानी जो ग्रेटर ऑपरेटर है ये, हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। और इसकी कम है और सबसे कम और ऑपरेटर है। क्या ए ग्रेटर है बी से? नो, ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है। क्या ए इक्वल इक्वल है 5 के? यस, ये ट्रू है। और बीच में और ऑपरेटर है। अब इवेलुएट होगा, यानी पहले आपके पास ये इवेलुएशन होगी, फिर ये होगी, तीसरे नंबर पे आपके पास ये इवेलुएट होगा। तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे? 1। ये ना लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे 1 आ गया। तो ये जो अगर आपके पास ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं बच्चों, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास पैरेंथेसिस की हमेशा सबसे ज्यादा आपके पास प्रेसिडेंस होती है। ए में वो कह रहे जो वैल्यू है वो इक्वल है बी के। यस, 1 है। और उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करेंगे। क्या ए लेस है बी से? नो, ये 0 है। और बीच में हमारे पास क्या है? प्लस है। 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे उसको प्लस कर रहा है वो, यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे है, यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन उनको वो बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहा है। तो इसका मतलब है 0 प्लस 1 क्या होगा? हमारे पास 1। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन है। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स अब हमारे पास आ गए। अब थोड़े से ट्रिकी होते जाएंगे क्वेश्चन बच्चों, कि ए में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से। यस, ए में हमारे पास 5 है और 5 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू है 1, बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। और बी में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से। यस, ये भी सही है।
क्योंकि इसमें हमारे पास 10 है और 10 ग्रेटर है 0 से। 1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ और आउटपुट है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। ए में -5 है और बी में 10 है। -5 क्या ग्रेटर है 0 से, नहीं भाई, 0 बड़ी वैल्यू है, -5 छोटी वैल्यू है। और क्या बी ग्रेटर है 0 से, यस, बी में 10 है और वो 0 से बड़ा है, ये ट्रू है। 0 एंड 1 क्या होगा हमारे पास, क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन है। आपको पता है ना, एंड ऑपरेटर में तमाम कंडीशंस का सही होना जरूरी है बच्चों। 1 एंड 1 हमारे पास 1 होगा, ठीक है ना। 1 एंड 0 0 होगा, एंड की मैं बात कर रहा हूं। और 0 एंड 1 आपका 0 होगा, 0 एंड 0 आपका 0 होगा। लेकिन और ऑपरेटर में केस क्या है, और में बच्चों, एंड ऑपरेटर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, और ऑपरेटर ये डबल पाइप सिंबल होता है। 1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 0 क्या होगा, 1 होगा। एक भी कंडीशन इसमें ट्रू हो गई तो रिजल्ट आपका ट्रू इवेलुएट होता है। 0 एंड 0 आपका 0 होगा। इसमें एक भी फॉल्स हो गई ना, आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, 0 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या है, फ्लिप कर देगा, जो 0 है वो 1 कर देगा और जो 1 है बच्चों उसको क्या कर देगा, 0। ये एक्सक्लेमेशन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं और एक सिंगल रिजल्ट देते हैं। होपफुली कि आपको बच्चों समझ आ गया होगा जी। नेक्स्ट हम अगर मूव करेंगे जी, हमारे पास क्या है, ये जरा देखिएगा गौर से। हमारे पास ए में -5 है, -5 हमारे पास जो है ग्रेटर नहीं है 0 से, कंडीशन 0 फॉल्स है। बी हमारे पास ग्रेटर है ज़रूर, 10 ग्रेटर है हमारे पास 0 से, तो ये आपका 1 आएगा। तो फिर पहले ये इवेलुएट होगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि सेम प्रेसिडेंस है, एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करेंगे। फिर ये इवेलुएट होगा, फिर जब रिजल्ट आएगा 0 और 1, हमारे पास क्या है, 1 है, मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब इसको जरा देखिएगा बच्चों, पैरेंथेसिस पहले इवेलुएट होंगी। ए में हमारे पास 5 है और पहले हम पैरेंथेसिस को इवेलुएट करेंगे, नॉट ऑपरेटर बाद में होगा। क्या ए में वैल्यू ग्रेटर है, यस, इसका मतलब है ये 1 रिटर्न कर रहा है। और नॉट 1 का क्या मतलब है बच्चों, नॉट 1 का मतलब होता है 0, फॉल्स है ये, तो इसका मतलब है ये रिवर्स हो जाएगा, फ्लिप कर देगा। ये नॉट ऑपरेटर है जो हम ये यूज कर रहे हैं। नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, ए में 5 है, बी में 0 है, और ए और बी। अब यहां पे जरा देखिएगा बच्चों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। और इसमें ए में हमारे पास 5 है और बी में हमारे पास 0 है। तो 0 और 5, अब 5 क्या है, 5 एक्चुअली हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू है। याद रखिएगा, नॉन जीरो वैल्यू वो वैल्यू होती है जो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। वो प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है। वो कंप्यूटर के नजदीक वो 1 है। जब भी उसका रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ उसको इवेलुएट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, रिलेशनल आपके पास ऑपरेटर्स हों, जब भी उसको इवेलुएट करेंगे तो जो नॉन जीरो वैल्यू है वो 1 कंसीडर होगी और जो 0 है वो आपका फॉल्स कंसीडर होगा। अब इसका मतलब ये है, 5 का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब तो 0 है, तो इसका मतलब है 1 एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपके पास इस कंसेप्ट को आपने समझना है। अगर आपके पास यहां पे वैल्यू होती है -5, फिर क्या होता है बच्चों, -5 भी 1 कंसीडर होता है। अगर मैं यहां लिख दूं बी में -5 है, फिर क्या होता है, ये 1 होता। तो जो नॉन जीरो वैल्यू है वो प्लस में है या माइनस में है, वो ट्रू कंसीडर होती है जब भी आप उसको लॉजिकली या रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ इवेलुएट करते हैं तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बच्चों 116 है। एक्स में 0 है, यस, और वाई में भी 0 है, तो 0 0 हमारे पास 0 आ गया आंसर। और अगर मैं यहाँ नॉट ऑपरेटर लगा दूं बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जरा समझिएगा, इन पॉइंट्स को खुद से किया करें प्रैक्टिस। अच्छा जी, a इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, ए लेस है बी से, बिल्कुल सही है। 3 लेस है 7 से, 1 आएगा। नॉट 1 का क्या मतलब है, 0। ये रिवर्स कर देगा बच्चों, फ्लिप कर देगा रिजल्ट को। व्हाट इज प्रिंटेड, अब हमारे पास इसमें जरा देखिएगा, इसमें हमारे पास पहले इसको हम इवेलुएट करेंगे, फिर इसको इवेलुएट करेंगे, फिर इसको इवेलुएट करेंगे, फिर बाद में एंड, फिर और ऑपरेटर, इस तरीके से इवेलुएशन होगी बच्चों। डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं।
इसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं बच्चों, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है और इसकी सेम है, और उससे नीचे हमारे पास ये ऑपरेटर है, उससे नीचे हमारे पास एंड ऑपरेटर है, उससे नीचे और ऑपरेटर है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 ऑपरेटर यूज हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको इवेलुएट करते हैं। ए में जो वैल्यू है ग्रेटर है 0 से 1 है, और बी लेस है 0 से, ये 0 आ गया। बी इक्वल इक्वल आपके पास 10 है, इसका मतलब है ये 1 है, और बीच में हमारे पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे और ऑपरेटर है। अब हम इसको इवेलुएट करेंगे पहले। 1 एंड 0 क्या होगा? 0। अब हमारे पास और ऑपरेटर बच गया। अब हमारे पास क्या है? 0 और 1 क्या होगा? 1 होगा। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा बच्चों, और अपनी वर्किंग को स्ट्रॉन्ग करो। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ, मेरे लेक्चर का फीडबैक दो, ताकि उस हिसाब से मैं अपने आप को बेहतर करूँ। ए में 0 है, यहाँ पे 0 है, और उससे पहले नॉट लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है ये 1 है, और ऑपरेटर है। ए में तो वैसे 0 है, क्योंकि उससे पहले नॉट लगा दिया, ये 1 हो गया। नॉट नॉट ए का मतलब है, नॉट ए में जो 0 है वो 1 है, रिवर्स कर दिया उसने, फ्लिप कर दिया। और 1 और 1 क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास ये 1 आंसर आएगा, ट्रू रिटर्न करेगा ये प्रिंट एफ। उसके बाद 120 है जी, ए में 5 है, बी में 10 है। अब इसको देखो, पहले पैरेंथेसिस को बच्चों रिजॉल्व करेंगे, बाकी सबको भूल जाओ। और बी में हमारे पास 5 है, 5 ग्रेटर लेस नहीं है, 5 की कंडीशन 0 है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? ये क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, ए ग्रेटर है 0 से एंड इस एक्सप्रेशन के बाद, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया 1। क्या ए ग्रेटर है 0 से? यस, और ये ट्रू हो गया 1। 1 एंड 1 हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। तो इसको आप पहले इसको इवेलुएट कर लो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको इवेलुएट करो, फिर आप इसको इवेलुएट करो, और फिर आपने ये रिजल्ट आ गया। तो 1 का मतलब है ट्रू आपके पास रिजल्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में हमने समझना है बच्चों। प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी वेरिएबल में, और 5 6 हो जाएगा, फिर वो डिस्प्ले होगा, फिर वो यूज होगा किसी एक्सप्रेशन में, किसी प्रिंट एफ स्टेटमेंट में। पहले आपके पास इंक्रीमेंट होगा, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये कौन सी वैल्यू आएगी? 6 वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे a प्लस प्लस होता है ना, जैसे यहाँ पे है, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी, बस पहले अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी 5 वैल्यू, फिर आगे जाके ये क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी किसी और जगह पे, अगर हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे मैंने लिखा जी a प्लस इक्वल 10 लिखा, तो अब हमारे पास आगे हम इसको यूज कर सकते हैं किसी जगह पे, ये फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास ये 5 ही है। अच्छा, उसके बाद इवेलुएट है, ए में 3 है, बी में हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये एक्सप्रेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं। ए की वैल्यू पहले 3 है, 4 होगी, फिर वो असाइन हो जाएगी एक्सप्रेशन में यहाँ पे। जब भी आप एक्सप्रेशन में वैल्यू को यूज करेंगे, तो पहले आपके पास प्रीफिक्स में वैल्यू में 1 ऐड होगा या माइनस होगा अगर डिक्रीमेंट है, फिर वो असाइन होगा। अब बी में हमारे पास जो वैल्यू है बच्चों, अब इसका मतलब है बी में हमारे पास 4 है, और ए में भी हमारे पास क्या है? 4 है। तो ये 4 4 आंसर आएगा इसका। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास 124। अगर हम देखें बच्चों 124, ए में 3 है, बी है, बी ए प्लस प्लस। अब इसमें देखो, अब हमारे पास इंक्रीमेंट नहीं होगा, अब ये वैल्यू एज इट इज ही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। बी में हमारे पास 3 है, और इंक्रीमेंट ए में बाद में होगा। अब यहाँ पे ए में इंक्रीमेंट होगा इस जगह के ऊपर, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, और बी की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब है इस तरीके से ये प्रिंट होगा, हमारे पास 4 3 हमारे पास बी ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे हम अगर इसको इवेलुएट करते हैं, ए में 5 है, माइनस माइनस ए का क्या मतलब है? यहाँ 4 हो जाएगा डायरेक्टली, डिक्रीमेंट है। और आगे हम इसको यूज करेंगे, ए है, ए माइनस माइनस, अभी ये आपके पास एज इट इज ही प्रिंट हो जाएगा, 5 हमारा प्रिंट होगा। माइनस माइनस तो डायरेक्टली डिक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट भी होगा, लेकिन जो पोस्ट फिक्स पहले वैल्यू आपकी एक्सप्रेशन में यूज होगी, ठीक है ना, फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, इन केस कि अगर वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, जैसे यहां का केस है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट? अगर हम मूव करें, प्रीडिक्ट द आउटपुट, ए में 2 है। अच्छा बच्चों, अब ए में हमारे पास 2 है, यहां पे अगर हम देखें तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे? और अगर हम इसको देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है? ए प्लस प्लस ए है,
प्लस प्लस ए है, और प्लस प्लस ए क्या करेगा, प्लस प्लस ए क्या करेगा, ए में जो वैल्यू है 2 वो 3 हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास 3 ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 ही रहेगा क्योंकि इसमें वैल्यू 3 हो चुकी है। अब ए की वैल्यू यहाँ 2 नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू इनिशियली आपके पास समझ लो कि ए की वैल्यू पहले 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 हो गई, ठीक है, तो 3 और फिर यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब है 3 प्लस 3 6, बी में जो वैल्यू ट्रांसफर होगी वो 6 होगी। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अभी ए में इंक्रीमेंट यहाँ पे होना है। अब ए में हमारे पास बी की वैल्यू तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ए का इंक्रीमेंट रह रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीमेंट अब होगा। इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, 4 6 आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 एंड 6 इसका क्या है बच्चों, प्रॉपर इसका आंसर है। ए में हमारे पास 4 हो जाएगा और बी में हमारे पास क्या हो, 6 होगा, ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आंसर शायद नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद प्रिडिक्ट आउटपुट है, इसमें देखिएगा ए में हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले वो 4 होगा और 4 के बाद फिर उसमें से माइनस होगा 3। अब इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे नहीं, ये 5 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 होगा, फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या होगा, 8। तो इसका मतलब है बी की वैल्यू तो 8 हो गई है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी और ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 ही रहेगी। तो आंसर इसका क्या आएगा, 3 और हमारे पास क्या है, 8। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। बेटा इसको जरा तवज्जो से अंडरस्टैंड करना है दोबारा। पहले आपके पास पोस्ट फिक्स है 5 और यहाँ पे आपके पास 4 होगा, फिर ये प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, फिर 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 फिर 8 होगा, फिर 8 किस में ट्रांसफर हो गया, बी में ट्रांसफर हो गया। मैं दोबारा समझाता हूं आपको, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने इस कोड को, जरा देखिएगा। ए माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या है, माइनस माइनस ए। अब ए में हमारे पास पहले वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 5 है, तो इसमें हमारे पास 5 है। अब ये 5 यहाँ पे डिक्रीमेंट भी तो होना है ना, वैल्यू वेरिएबल एक ही है, यहाँ 4 होगा पहले, अब 4 से पहले माइनस माइनस है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 5 प्लस 3 हमारे पास 8 है, अब 8 की वैल्यू फिर किस में साइन होगी बच्चों, यहाँ पे बी के वेरिएबल में साइन हो जाएगी। तो बी के यही वाली बात कि बी में हमारे पास 8 है, और अब हमारे पास जो है ना, और यहाँ पे ए की जो फाइनल वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 3 होगी, जो पहले हमारे पास यहाँ पे आई है ए की वैल्यू। अब मतलब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और ये ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 8 है। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कोड नंबर 128। फर्दर आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कीजिएगा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखिएगा बच्चों, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल आपका ए है, उसमें 1 स्टोर है, और ए प्लस प्लस हम अगर करते हैं ना, उसको ए प्लस प्लस करते हैं और फिर और प्लस प्लस ए करते हैं। अब इसको बच्चे जरा देखिएगा, अब ए में इनिशियली हमारे पास क्या है, 1 है, तो ए प्लस प्लस क्या होगा, ये 1 ही रहेगा, अभी ये 1 ही रहेगा, और लेकिन जब यहां पे जाएगा पहले ये 2 होगा इंक्रीमेंट से पहले, फिर इसमें प्लस प्लस होगा, इसका मतलब है 3। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, 13 आंसर है इसका। तो होपफुली कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी क्योंकि कैसे ये इवेलुएट होते हैं। विच इज हमारे पास क्या है जी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है जी, हमारे पास क्या है, प्री फिक्स इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट्स आफ्टर यूजिंग वैल्यू, नहीं गलत है ये। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बिफोर यूजिंग वैल्यू, नो। प्री फिक्स इंक्रीमेंट बिफोर यूजिंग वैल्यू, हाँ, यूजिंग को वैल्यू को यूज करने से पहले इंक्रीमेंट होता है प्री फिक्स में, या डिक्रीमेंट होता है। और हमारे पास क्या है, बोथ प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स आर सेम, ये भी गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास बच्चों सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस इसको वाइंड अप जल्दी करते हैं, मेरे हमारे लेक्चर का टाइम काफी हो गया। लेक्चर वीडियो पूरा देखिएगा, आपकी मेहरबानी, मेरी मेहनत है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ए में हमारे पास 5 है, बी में हमारे पास 10 है, और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं
और ये वेरिएबल है, ज़ाहिर सी बात है। ए में इनिशियली आपके पास क्या एक वेरिएबल रैम में क्रिएट हुआ, उसमें 5 है, फिर आपने इसको चेंज कर दिया 10 से। वेरिएबल तो सेम है ना, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10 होगी। इसमें वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा केस होता है ना बच्चों कि कॉन्स्ट आप कीवर्ड यूज कर रहे हो और ए में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमारे पास 5 है, फिर आप ए इज इक्वल टू 10 करते तो कभी ना कर सकते आप, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, अलाउ ही ना होता आपको ये। और लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। अच्छा, उसके बाद है जी एक हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें 5 है, इनिशियली 5 की वैल्यू स्टोर हो गई ए में, और उसमें फिर हमने इंक्रीमेंट किया। ए प्लस इक्वल 3 का मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 3। ए में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 5, 5 प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा 8। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू इसमें आ गई 8 आ गई। ये अक्सर तब यूज करते हैं जो डिपॉजिट करवाते हैं। हमारी अमाउंट है 50,000 पड़ी हुई, मैंने डिपॉजिट किया, अकाउंट प्लस इक्वल 10,000, अकाउंट प्लस इक्वल 20,000, इस तरह वो डिपॉजिट विदड्रॉ में माइनस करते हैं इसको। अच्छा जी, प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमारे पास ए में हमारे पास वैल्यू 10 है, और ए में जो वैल्यू उसमें माइनस करो 4, हमारे पास क्या आएगा बच्चों 6 आएगा। और उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्या है बच्चों, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो असाइन करने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है बच्चों, और प्लस इक्वल ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक सिंगल लाइन के अंदर ये कॉम्बिनेशन होता है अरिथमेटिक का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। और जैसे मैं कहता हूँ जी ए प्लस इक्वल 10, इसका मतलब है ए में जो वैल्यू है उसमें आप प्लस करो 10 को, तो इसका मतलब सिंपल एक्सप्रेशन में ऐसा है। तो ए में जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसका मतलब है 15 आ गया यहाँ पे। और हमारे पास ए में जो वैल्यू 20 है उसको डिवाइड करो 4 से, तो ए डिवाइड इक्वल का मतलब यही है। ए में जो वैल्यू उसको डिवाइड करो 4 से, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 5 आएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है आउटपुट द फॉलोइंग, और मॉडुलस ऑपरेटर है। ए में जो वैल्यू है मॉड करो 3 से, इसका मतलब है क्या आंसर आएगा बच्चों 1। रिमाइंडर आपके पास क्या है, क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे। तो ये वाला आपके पास क्या है मॉड है, ठीक है ना, ये मॉडुलस ऑपरेटर है बच्चों, ये रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या है, उसके बाद अगर हम बच्चों देखें आगे हम देखें प्रिडिक्ट द आउटपुट। अच्छा, ये आउटपुट बड़े मजे के हैं बच्चों। ये आउटपुट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ए प्लस इक्वल बी मल्टीप्लाई इक्वल 2। पहले आपके पास राइट साइड से इसकी प्रेसिडेंस होती है, राइट साइड से एसोसिएटिविटी होती है, सॉरी प्रेसिडेंस कह रहा हूँ। पहले आपके पास ये इवेलुएट होगा। ए में हमारे पास आप लोगों को पता है वैल्यू 5 ऊपर गिवन है, बी में हमारे पास 3 यहाँ पे गिवन है। तो बी में हमारे पास कौन सी है 5, और b मल्टीप्लाई इक्वल 2 का क्या मतलब है, b में जो वैल्यू है उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 को, तो इसका मतलब है इस b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 10। अब इसका मतलब है एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचा a प्लस इक्वल बी, यानी a में जो वैल्यू है इसमें प्लस कर दो b की वैल्यू। b की वैल्यू तो हमारे पास अभी 10 है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। 5 प्लस 10 हमारे पास क्या आएगा 15 आंसर आएगा बच्चों इसका। हमारे पास क्या है, सॉरी बी में जो, हाँ सॉरी बच्चों गलत है, बी में जो वैल्यू है ना, बी में हमारे पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 6, तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। और उसके बाद हमारे पास ए में जो वैल्यू है प्लस कर दो जो बी की वैल्यू है, ए में हमारे पास 5 है और 6 की वैल्यू हमारे पास इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 11 आंसर आएगा। तो 11 आंसर आ रहा है, इसका मतलब है बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। और अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को फर्दर देखूं, ए प्लस इक्वल, इसका मतलब है बी है, बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 6 आ चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि ए में जो वैल्यू है उसको ऐड करो बी के साथ। बी में तो 6 है, ए में हमारे पास क्या है 5 है, 5 प्लस 6 क्या होगा बच्चों यहाँ पे, बी में जो वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आपके पास 11 आंसर इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास आगे एक आउटपुट देखते हैं कि ए में 8 है, बी में 2 है, और हमारे पास क्या है अब एक्सप्रेशन क्या है, डिवाइड करना है बच्चों पहले, लेकिन बी में 1 को ऐड करना है। बी में वैल्यू 2 है, 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगी, इसका मतलब इसमें 3 हो गई। अब एक्सप्रेशन क्या बचा, ए डिवाइड इक्वल बी, और ए में हमारे पास कौन सी वैल्यू है 8, और बी में हमारे पास कौन सी वैल्यू है यहाँ पे 3। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो ए में 8 है और b में 3 है, तो आंसर इसका 2 आएगा बच्चों, पॉइंट्स में नहीं आएगा, ऊपर देखिएगा क्योंकि इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है।
तो इसमें अब जरा देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो यहाँ पे ये बी की वैल्यू आई है इस जगह के ऊपर, ये बी की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास क्या है ए की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए में हमारे पास क्या आएगा 2 और बी में हमारे पास क्या आएगा 3। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी 139 पे हमारे पास है ए प्लस इक्वल इज द सेम एज इज ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, ए माइनस इक्वल इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और हम प्रिडिक्ट करते हैं, वेरी सिंपल कोड है ये भी। तो आप अगर इसको कोड को प्रिडिक्ट करोगे तो अच्छी बात है। और इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या है 4 है। अच्छा, सबसे पहले ये वैल्यूएशन करेंगे। ए में जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दो 4 को, 2 को क्या आ जाएगा, ए में हमारे पास 4 है और 2 6 हो जाएगा ये। और उसके बाद हमारे पास क्या है ए मल्टीप्लाई इक्वल 6 और ए में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ए में कौन सी वैल्यू है 6 और ए में वैल्यू अब हमारे पास 6 हो चुकी है बच्चों। और इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए आएगा। अब ए में हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 36। तो 36 आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देखो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू इनिशियली 4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 4 नहीं रही। अब ये कभी भी 4 नहीं होगी, अब ये आपकी 6 हो चुकी है। ए मल्टीप्लाई इक्वल ए का मतलब है ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब वो 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका 36 आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 36 आएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं और हर ऑपरेटर का एक ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन होता है जिसकी बेस के ऊपर वो इवेल्युएट होता है, उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। और कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। शॉर्ट जल्दी में बता देता हूँ, सबसे टॉप के ऊपर आपके पास पैरेंथेसिस है, फिर हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, फिर मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। अच्छा, नॉट इससे भी पहले मल्टीप्लिकेशन से भी पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, प्रीफिक्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं बच्चों लेस वाले, और उसके नीचे भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस रिलेशनल से ज़्यादा है और रिलेशनल्स की प्रेसिडेंस आपके लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा है। और लॉजिकल की ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हमारे पास जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर से ज़्यादा है, जैसे प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, एटसेट्रा। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। इस तरीके से टॉप टू बॉटम हमने इवेल्युएशन करनी है। अच्छा, इसमें देखो अब मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, बी मल्टीप्लाई बाय सी, हमारे पास 12 आंसर आएगा और वो ए में ऐड होगा, ए में हमारे पास 2 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 14। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जी हमारे पास x में 5 है, x प्लस 2 क्या होगा बच्चों, ये हमारा 10 होगा, 10 x में स्टोर होगा, फिर x की वैल्यू फर्दर फिर x में स्टोर होगी, तो आंसर हमारे पास 10 ही आएगा। x सॉरी प्लस है बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं है, 7 आएगा, तो 7 आपका 7 ही आंसर आएगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद है जी आउटपुट द फॉलोइंग, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10। अब ये सिंपल है, ये अब इसका आंसर 1 में या 0 में आएगा क्योंकि आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ए लेस है बी से, बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है इसमें, 5 लेस है 10 से। और उसके बाद क्या बी पहले, उसके बाद ये वैल्यूएट करेंगे और एसोसिएटिविटी है, ये सेम प्रेसिडेंस लेवल है लेस का और ग्रेटर का, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। और बी ग्रेटर है, ये भी 1 है, 1 एंड 1 क्या होगा 1 होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। और उसके बाद बच्चों विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्या है पैरेंथेसिस की होती है। और उसके बाद विच ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएट, राइट टू लेफ्ट जो मूव करेगा, मोस्टली ऑपरेटर्स जो है ना लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अगर सेम उनका प्रेसिडेंस है। प्लस और माइनस सेम ऑपरेटर्स में आ जाए ना सेम एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे ऐसे।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपके पास क्या है, सेम आपके पास एक्सप्रेशन में आ जाए तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं वहां पे हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट। जब आपके सेम लेवल के ऑपरेटर्स आ जाएं, प्रेसिडेंस आ जाए, तो हम एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हैं। मोस्टली ऑपरेटर्स में वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं बच्चों। और जैसे इक्वल का सिंबल है, या प्लस इक्वल है, और माइनस इक्वल है, ये आपके पास क्या है, राइट टू लेफ्ट होती है। अच्छा, आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हम यूज करते हैं। जो प्री फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, पोस्ट फिक्स या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये यूनिरी ऑपरेटर्स हैं। तो यूनिरी ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है ना, एसोसिएटिविटी जो मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे, इक्वल का सिंबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहता हूं जी 10 ग्रेटर है 5 से, एंड 10 लेस है 20 से। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये देखो ग्रेटर और लेस सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं। अब यहां से नहीं करेंगे हम इवेलुएट, कंप्यूटर आपको यहां से इवेलुएट करेगा, पहले ये इवेलुएट करेगा, फिर ये इवेलुएट करेगा, फिर उसके बाद जो है ना एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। और ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट आपको लाजमी पता होगा, तभी आप सही तरीके से इवेलुएट कर सकेंगे। अदरवाइज आप लोग जो है ना गड़बड़ कर जाएंगे, आप लोगों को नहीं पता होगा कि क्या आप कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास पैरेंथेसिस को पहले इवेलुएट करते हैं। और a प्लस बी 2 प्लस 3 हमारे पास क्या है, 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय सी, सी में कौन सी वैल्यू है, 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, 20। तो ये इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, और पहले ये इवेलुएट होगा, फिर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी। अच्छा, उसके बाद एक और इवेलुएशन है बच्चों। अब इसमें देखें, प्लस पहले होगा या ग्रेटर पहले होगा, पहले प्लस होगा बच्चों। और यानी याद रखिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस रिलेशनल से ज्यादा है, रिलेशनल ऑपरेटर से। रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से ज्यादा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा है। तो इसको जरा जहन में रखिएगा। तो a प्लस बी हमारा 3 होगा, नो सॉरी, a प्लस बी हमारे पास 5 होगा। 5 ग्रेटर है 4 से, कंडीशन सही है, तो 1 रिटर्न करेगा ये। तो प्रेसिडेंस आपको आनी चाहिए बच्चों। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट बच्चों हमारे पास ट्रू है। स्टेरिक सिंबल हैज लोअर प्रेसिडेंस, ये गलत है, इसकी ज्यादा होती है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होते हैं, ये भी गलत है। पैरेंथेसिस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये ठीक है। और उसके बाद है जी आउटपुट दिस कोड, इसका कोड का आउटपुट हम डिस्कस करने लगे हैं बच्चों। बस ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है, आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं ये। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखो क्या होगा, अब 3 ऑपरेटर्स आ चुके हैं, माइनस आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन आ चुकी है, और एडिशन आ गया है। इसमें ये वाली जो है ना सबसे ज्यादा है। फिर हम एसोसिएटिविटी रूल करेंगे, ये दोनों सेम लेवल के ऊपर है, माइनस और प्लस। तो पहले हम ये इवेलुएट करेंगे, और पहले बच्चों हम क्या इवेलुएट करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय c। b में हमारे पास 2 है और c में 3 है। 6 इवेलुएट करेंगे, a माइनस 6 प्लस 1। अब क्या करें, अब माइनस करें या प्लस करें, हम एसोसिएटिविटी रूल को यहां से शुरू करते हैं। a में कौन सी वैल्यू है, 5। 5 माइनस 1 क्या होगा, 5 माइनस 1 माइनस 1, और प्लस 1। अब हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास कौन सा आंसर है बच्चों, हमारे पास क्या है, ए वाला ऑप्शन है, ये सही आंसर है। वैसे बी का भी सी का भी सबका सही दिया हुआ है। चलो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 0 है। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास इवेलुएट कर रहे हैं हम, एक्स में 2 है, वाई में 3 है, जेड में हमारे पास 4 है। ये सिंपल हम कर चुके हैं। वाई में जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करो जेड की वैल्यू, और एक्स प्लस इक्वल वाई मल्टीप्लाई इक्वल जेड। तो ये एक्सप्रेशन है, ऊपर वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है। अब जरा हम इसको देख लेते हैं बच्चों, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले ये होगा, y में जो वैल्यू मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, ये आएगा 12। तो इसका मतलब है y का आंसर 12 आ गया।
तो अब हमारे पास x प्लस इक्वल हमारे पास क्या है बच्चों, y आ गया, y में 12 है, तो x में वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका मतलब यही है x इज इक्वल टू x प्लस हमारे पास क्या है y। तो x में 2 है, y में हमारे पास 12 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद टाइप कास्टिंग है बच्चों। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जब हम एक डाटा टाइप को चेंज करते हैं एक वेरिएबल की दूसरी डाटा टाइप में ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और उसके लिए हमारे पास देयर आर टू वेज टू फॉर टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो हम नहीं करते, कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेगा, स्मॉल डाटा टाइप को लार्ज डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कास्ट ऑपरेटर के थ्रू हम खुद करते हैं, तो उसमें लेकिन आपके पास क्या है, आपकी वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। ए में हमारे पास 5 है बच्चों, यानी इंट है a इज इक्वल टू 5, गौर से सुनिएगा। और फ्लोट हमारे पास क्या है बच्चों, b है इज इक्वल टू 2.5। अब मैं ले रहा हूं फ्लोट, और यहां पे c इज इक्वल टू a प्लस बी। आप क्या समझते हो ये सही होगा? नहीं, देखो इंट ये इसका 2 बाइट की बाइनरी है, इसका मतलब है ये 16 बिट्स की बाइनरी है कंप्यूटर के अंदर, और ये हमारे पास 4 बिट्स हैं, 4 बाइट्स हैं, 32 बिट्स हैं। तो ये कैसे हो सकता है बच्चों? तो कंप्यूटर जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो बाइनरी को मैच करेगा। तो ये या आप क्या करो, इसको 2 को इसको भी 2 कर लो, या इसको भी 4 कर लो। इसको हम 2 नहीं करते, अगर इसको हम 2 करेंगे ना, इसका 0.5 उड़ जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कंप्यूटर खुद ब खुद ये इंट को किस में कन्वर्ट कर देगा, 4 में। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, इसको 4 बाइट एलोकेट कर देगा। ये कंप्यूटर के अंदर होता है बच्चों। अब इसका मतलब है ये 5 नहीं है, 5.0 है, और ये क्या है 2.5 है, और इसका जो रिजल्ट आएगा 7.50000। पॉइंट के पास 6 डेसिमल पॉइंट्स तक आपके पास क्या है, इवेल्युएशन होगी। होपफुली कि आपको बच्चों ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से हम इसको इवेल्युएट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इस आपको ये आइडिया हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये कास्ट ऑपरेटर हम लगाते हैं। फ्लोट हमने लिया 5.8, ए में हमारे पास जो वैल्यू है वो 5.7 है, वो फ्लोट है बच्चों पॉइंट्स में, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं इंट बी, और बी में जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं ए। तो ये तो आपके पास कैसे होगी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे उसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसका मतलब है 5.7 नहीं, ये 5 ट्रांसफर होगा बी में। अगर मैं इसको बी को प्रिंट करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, इंट ए। यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज हो रही है। ये हमारे पास जो है ना, ये कास्ट ऑपरेटर है जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो ये हम खुद करते हैं, प्रोग्रामर करता है। और दूसरा आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इंट ए में हमारे पास 10 है, बी में हमारे पास 3 है, और फ्लोट में c इज इक्वल टू, अच्छा बी में हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास टाइप कास्टिंग हो रही है। ए में हमारे पास क्या है, एक्चुअली 2 बाइट है, वो 4 बाइट खुद ब खुद इसको कर देगा, 10.0 कर देगा। और बी में हमारे पास क्या है, 3.0 है। तो आंसर हमारे पास आएगा 3.33 समथिंग। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो टाइप कास्टिंग जो होती है ना, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंपाइलर खुद करता है, हम नहीं करते। छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप में चेंज कर देगा। मैं इसको आपको और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लोट आर, और मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल टू 6 प्लस 6.2। आप क्या समझते हो, ये सही है? नहीं, गलत है ये। अब क्या ऐसे ही होगा? नहीं होगा बच्चों। ये 4 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ये हमारे पास क्या है, ये 2 बाइट्स की है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हमारे पास 8 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो अब क्या करेगा, हम इसको 4 बाइट्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स की स्पेस है, और ये 2 बाइट्स की है, इंटीजर है। या आप इसको 2 बाइट का कर लो, या इसको आप 4 बाइट का कर लो। तो कंप्यूटर खुद ब खुद इसको 6.0 करेगा, और ये 6.2 होगा। इसका मतलब ऐसे ही है जैसे मैं कहता हूं जी 2 मिनट्स हैं प्लस हमारे पास क्या है 50 सेकेंड्स हैं। तो ये टोटल कितने हुए? आप कभी नहीं कहोगे कि 52 मिनट्स या 52 सेकेंड्स, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट है और ये डिफरेंट यूनिट है।
या आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, फिर सही आंसर आएगा, या आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, फिर सही होगा। यहां पे भी ऐसे ही है कि या आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, या इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, वो फिर जाके ऑपरेशन होगा, फिर कंपाइलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये जो होती है ना कंप्यूटर के अंदर, ये इम्प्लिसिट खुद ब खुद होती है, और हम जो करते हैं वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। नीचे वाला जैसे एग्जांपल है, ए में हमारे पास 5.7 है ना, तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, एक्चुअली 5 इसमें स्टोर हो जाएगा और 5 ही डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। तो ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में लूज डाटा नहीं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डाटा लूज हो जाता है बच्चों, ये सही ऑप्शन है। और क्योंकि आपके पास क्या है, वैल्यू 5.7 निकल गई ना, देखो अब मैं आपको ये पॉइंट यहीं पे आंसर देखिएगा, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की 0.7 तो निकल गया ना हाथ से, देखो ना, अब सिर्फ 5 ही आया बी में और वही डिस्प्ले हुआ, हालांकि वैल्यू 5.7 है, इसका मतलब 0.7 वाला डाटा लूज हो गया, लॉस कर दिया हमने। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में डाटा लॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट में नहीं होता, और ये जरा जहन में रखिएगा। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ए को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं और फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो 5.0 होगा, और बी में हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2.5, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा बच्चों, 2.5 आंसर आएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है यानी 5.0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू है तो आंसर हमारे पास क्या है, 2.5 हमारे पास क्या है, आंसर आएगा। और अगर प्रिंट एफ में है तो बच्चों 2.5 नहीं आएगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 2.5000000 यहाँ तक आएगा ये, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। विच टाइप ऑफ कास्टिंग इज डन ऑटोमेटिकली बाय कंपाइलर, इम्प्लिसिट है। और प्रिडिक्ट द आउटपुट, इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करो बच्चों। ए में वैल्यू 10 है और मैं यहाँ पे पॉइंट्स में ले रहा हूँ, 10.0 ले रहा हूँ, और 3 में हमारे पास यहाँ बी में 3 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10.0 डिवाइडेड बाई 3, तो 9 है, और हमारे पास यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर 3, फिर 3, इस तरह करके। तो ये आंसर हमारे पास बी वाला ऑप्शन है बच्चों। और पॉइंट्स के बाद 6 डेसिमल नंबर आएंगे फ्लोट में, और 15 आपके डबल में आते हैं, और लॉन्ग डबल में 19 डेसिमल तक होता है। विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, पैरेंथेसिस हम लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा जी इंट, और यहाँ पे लिख दिया ए, ऊपर आपके पास क्या है, फ्लोट ए है, इज इक्वल टू 15.2। अब ये एक्चुअली हमारे पास पैरेंथेसिस हम लगाते हैं। और आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग है जी, ए में हमारे पास कैरेक्टर स्टोर है, और ए की वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर दी, यानी ए की वैल्यू बी में, तो एक्चुअली ये आपके पास 65 ट्रांसफ़र हो गया, उसका आस्की कोड ट्रांसफ़र हो गया, और हम उसको डिस्प्ले करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों, 65। देखो ना, आपके पास एक करेक्टर है CHAR कैपिटल ए, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ %C, बच्चों क्या आएगा आउटपुट, 65 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा आउटपुट करता हूँ, ये प्रिंट एफ है बच्चों, मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ %D, तो बच्चों वो क्या आएगा आंसर, वो आएगा 65, उसका आस्की कोड आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %printf और %O लिखता हूँ, उसकी ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी बच्चों, O से। X लिखूंगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। तो ये आगे लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और होपफुली स्टूडेंट्स, गुड लक स्टूडेंट्स फॉर योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करें, लेक्चर का फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अकेडमीज़ में जहाँ पढ़ रहे हो, कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि सबसे आप शेयर करें और इस चैनल को प्रमोट करें ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के लिए शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।